जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं निरंजन। एक बार फिर आप सभी को इनके सिंघाने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को दिल से नमस्कार। दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा हूं रेलवे सम्मान विज्ञान का प्रैक्टिस सेट इसके झा सर का, जिनमें से 11 सेट तो मैं पूरा कंप्लीट कर दिया हूं। और इस वीडियो में आपको मैं पढ़ाने वाला हूं सेट नंबर 12। और इस सेट के हर एक क्वेश्चंस को संपूर्ण विश्लेषण के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं, ताकि आपको एक्स्ट्रा फैक्ट से भी हर एक क्वेश्चंस आपको समझ में आ सके। अब देखिए, इस सेट का पीडीएफ फाइल, तो आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का मैं लिंक डाल दिया हूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए इस सेट को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको लेके चलता हूं पहला क्वेश्चन पर। देखिए दोस्त, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। निरंतर शक्ति प्रदान करने वाले किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है, तो t सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्न के समानुपाती होती है। देखिए दोस्त, इसको आपको एकदम याद रखना है कि जब कोई मशीन के माध्यम से कोई पिंड स्ट्रेट लाइन में चलती है ना, तो t समय में पिंड के द्वारा जो डिस्टेंस तय होती हैं, वह जो डिस्टेंस होती हैं वह समानुपाती होती हैं t के पावर 3/2, यानी कि डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं t के पावर 3/2। इसको एकदम आपको रट ही जाना है मेरे मित्र। तो इस प्रश्न का जो यहाँ पे उत्तर होने वाला है ऑप्शन डी होने वाला है। ठीक है, आपको एकदम इसको रट जाना है। आते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों, अगला प्रश्न नंबर 2 है। देखिए, ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न, एकदम VBI प्रश्न है। और ये जो एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, यह न्यूमेरिकल प्रक्षेप गति चैप्टर का है, फिजिक्स का। देखिए प्रश्न क्या बोला है ना। प्रश्न बोला है कि एक क्रिकेटर एक गेंद को अधिकतम 100 मीटर की क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, तो गेंद का प्रक्षेपण वेग होगा। अब देखिए दोस्त, इस प्रश्न में रेडियस यहाँ पे दिया गया है, मतलब गेंद को कितना डिस्टेंस पर फेंक रहे हैं, तो वो रेडियस हमारा वहाँ पे हो जाते हैं वैसी स्थिति में। अब देखिए दोस्त, प्रक्षेप वेग का एक फार्मूला होता है। वह फार्मूला क्या होता है, तो R बराबर u² होता है। अब u क्या है, तो u किस स्पीड से फेंक रहे हैं, यानी कि ये प्रक्षेप वेग होता है, हमें u ही यहाँ से फाइंड करना है। तो इस फार्मूला से सर यहाँ पे जो हो जाएगा, u² बराबर R गुना g हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है सर, बस ये u² हो गया। R का मान यहाँ पे दिया गया है 100 और g का मान आपको लेना है 10। ठीक है ना, 9.8 नहीं यहाँ पे पुट करना है आपको। अब देखिए, जब ये रूट ये स्क्वायर हटेगा सर, तो यहाँ पे ये रूट आएगा। रूट में यहाँ से डाल दिया सर मैं, तो रूट जैसे में डाला तो ये हमारा हो गया u बराबर 100 का वर्गमूल 10 होता है सर। ये 10 तो रूट में आ गया, यानी कि ये 10 इंटू रूट अंडर यहाँ पे 10 हो गया सर। अब देखिए, इसके अलावा ये 10 गुना, देखिए सर, रूट 10 का जो मान होता है 3 पॉइंट समथिंग आएगा सर। तो मैं सोचा तो ये हमारा हो गया, जैसे मान लीजिए ये 30 पॉइंट समथिंग आएगा। अब देखिए हमें लगभग में पूछ रहा है सर, तो देखिए 30 पॉइंट समथिंग यानी कि 30 से अधिक जाएगा, तो इसका उत्तर तो ऑप्शन ए यानी कि 30 तो होगा नहीं। इसका जो उत्तर सर यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन सी होगा, यानी कि 32 मीटर प्रति सेकंड। तो इसलिए मेरे दोस्त, इसका जो उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी होगा, 32 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न नंबर 3 क्या बोला है। डैश दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती हैं। अब देखिए, इस प्रश्न का लैंग्वेज आपको हल्का सा समझना पड़ेगा। ऑप्शन ए दिया गया है जड़त्व, यानी कि जड़त्व दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती हैं। संवेग, दाब, बल। सर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो बल होता है ना, बल दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती हैं, यानी कि बल के द्वारा ही
ठीक है ना। तो इसका जो राइट उत्तर होने वाला है ऑप्शन डी होने वाला है, यानी कि बल होने वाला है। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे 4 क्या बोला है, द्रव्यमान एम के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा के का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति को भी से बढ़ाकर 2 भी तक दोगुना किया जाता है। देखिए दोस्त, इसका तो कंसेप्ट एक सेम होता है, बस आपको मैं हल्का सा उस कंसेप्ट को मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यदि काइनेटिक एनर्जी में यदि वेग को ना दुगुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मेरे दोस्त 4 गुना हो जाता है, यानी कि वह स्क्वायर में होता है काइनेटिक एनर्जी। यदि आप वेग को 1/2 करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगा। यदि वेग को 1/3 करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 1/9 हो जाएगा। यदि वेग को सर आप 4 गुना करेंगे तो ये आपका 16 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से स्पष्ट होगा कि जब भी काइनेटिक एनर्जी का ऐसा प्रश्न पूछे तो सर आपको डायरेक्ट मारना है कि क्या कि काइनेटिक एनर्जी जो संख्या दिया होता है उसका वर्ग होता है। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि जो वेग है वेग को दोगुना कर रहे हैं तो 2 का वर्ग सर यहाँ पे कर दो तो ये हो जाएगा 4, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी होगा वह 4 गुना हो जाएगा। तो इसका सर यहाँ पे जो उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी होने वाला है, यानी कि 4 होने वाला है। इसका डायरेक्ट यहाँ पे फंदा होता है, उसको आप जान लीजिए, मैं एक्सप्लेन करा दिया हूँ। दोस्तों अगला प्रश्न नंबर 5 है। देखिए प्रश्न क्या बोला है कि जब 2 अंडों को किसी निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार गिराया जाता है कि एक अंडा पके फर्श पर और दूसरा तकिए पर गिरता है तो निम्न में से कौन सी संभावित परिणाम नहीं होगा। देखिए दोस्त, इसका तो आपको एकदम दिमाग में डालना, एकदम कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। जब 2 अंडा को ना सेम ऊंचाई से गिराया जाता है, मतलब उसको किसी भी फर्श पर गिराया जाए तो वो टूट जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो उत्तर होने वाला है दोनों अंडे टूट जाएंगे, यानी कि ऑप्शन बी होने वाला है, ठीक है। इस प्रश्न को आप यहाँ पे याद कर लेंगे, इसके अलावा कोई फंदा इसका नहीं है। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए सर अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, एकदम VBI और RB ग्रुप डी एग्जाम में ये प्रश्न तो बहुत शिफ्टों में एकदम सेम लैंग्वेज के साथ रिपीट हुआ है मेरे मित्र। देखिए प्रश्न क्या बोला है ना कि जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं तो यह बल डैश के कारण होता है। अब देखिए दोस्त, इस प्रश्न का उत्तर तो बहुत बच्चे जानते होंगे और आपको एकदम दिमाग में ऐड कर लेना होगा, और आप लोग अनुभव भी ऐसे किए होंगे कि जब हम किसी चीज़ में हम बैठे होते हैं और घुमावदार सड़क पर जब ये चीज़ मुड़ती हैं तो क्या अनुभव होता है कि हम लोग विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं, तो वह बल किसके कारण होता है। देखिए इसके ऑप्शन में बच्चे यहाँ पर डाउट हो जाते हैं। देखिए ऑप्शन में आपको 2 मिलेगा यहाँ पर, एक तो मिलता है अपकेंद्रीय बल और एक मिलता है अभिकेंद्रीय बल। तो दोस्त आपको ध्यान रखना है कि ये जो घटना होती है ना यह अपकेंद्रीय बल के कारण होती हैं। देखिए दोनों में बहुत कन्फ्यूजन यहाँ पे हो जाता है, बच्चे डाउट में मार देते हैं अभिकेंद्रीय बल, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अपकेंद्रीय बल होता है। इसको एकदम याद कर लेंगे, ठीक है, इसको एकदम याद कर लेंगे मेरे दोस्त यहाँ पर, ठीक है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 बोला है कि सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु की स्थिति ऊर्जा अधिकतम किस स्थिति में होती है। देखिए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न से आप ना 3-4 प्रश्न एक्स्ट्रा आप यहाँ पे जान जाएंगे। देखिए ये जो प्रश्न है सरल आवर्त गति का प्रश्न है, इसमें देखिए इस प्रश्न में क्या बोला है ना कि काइनेटिक ऊर्जा जो होता है वो अधिकतम किस स्थिति में होता है। देखिए इससे एक्स्ट्रा और सारा प्रश्न पूछ ले जाता है कि जैसे विस्थापन मैक्सिमम कब होता है, त्वरण मैक्सिमम कब होता है, काइनेटिक एनर्जी अधिकतम कब होता है, न्यूनतम कब होता है। ये सब सारा क्वेश्चंस का बस फंदा एक है। यदि आप उस फंदा को सीख गए तो ये सारा प्रश्न आप हवा में उड़ा देंगे। देखिए वो फंदा क्या है आपको मैं समझा रहा हूँ। जैसे सर मान लीजिए कि ये हमारा लोलक है
और ये लोलक का ये आवर्तकाल हो गया। ठीक है सर ना। अब देखिए सर इसमें क्या होता है ना कि बीच का जो ये बिंदु होता है, इस बिंदु को सर कहा जाता है मध्य बिंदु। आप ध्यान दीजिएगा, मैं पूरा विस्तार से आपको मैं समझाऊंगा सर। इसको कहा जाता है मध्य बिंदु। अब देखिए ये जो बिंदु होता है और ये जो बिंदु होता है, इस बिंदु को कहा जाता है अंत बिंदु। अंत बिंदु कहा जाता है इसको भी, और इसको भी सर कहते हैं अंत बिंदु। ठीक है सर ना। बस सर आपको ध्यान रखना है कि देखिए जैसे ही ये लोलक जो होती है ना, ये अंत बिंदु से नीचे आती हैं मध्य बिंदु की ओर, तो सर आपको हल्का सा कॉमन सेंस यहाँ पे काम कर रहा होगा कि जब ये अंत बिंदु से जब ये मध्य बिंदु की ओर आएगी तो हल्का सा इसका कॉमन सेंस से स्पीड अधिक होगा, यानी कि इस बिंदु पर इसका वेग जो होता है अधिक होता है। अब देखिए सर इस बिंदु पर यानी कि मध्य बिंदु पर इस लोलक का जो वेग होता है अधिक होता है। यानी कि सर जब अधिक हो गया तो इसके साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी अधिक होगा सर। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल गया कि मध्य बिंदु पर वेग और काइनेटिक एनर्जी अधिक होता है। इसके अलावा विस्थापन, त्वरण, स्थिति ऊर्जा न्यूनतम होता है। अब देखिए सर इसके बाद सर अंत बिंदु पर क्या होता है ना कि वेग और गतिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है, लेकिन इसके अलावा विस्थापन, त्वरण और फिर स्थिति ऊर्जा का मान अधिकतम होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है सर। अब देखिए हमसे प्रश्न में पूछा था कि सरल आवर्त गति करते हुए वस्तु की स्थिति ऊर्जा अधिकतम किस स्थिति में होती हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा कि अंत बिंदु पे होती हैं। लेकिन देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या यहाँ पे दिया गया है। देखिए तो सर ऑप्शन में दिया गया है मध्य स्थिति में, नहीं ये तो गलत है। अधिकतम विस्थापन की स्थिति में। देखिए सर ये तो जो ऑप्शन है ये सही है। देखिए सही ऑप्शन क्यों है सर, यहाँ पे बोला है कि अधिकतम विस्थापन, एकदम कॉमन सेंस की बात है। मैं आपसे साफ बोल दिया था कि जब विस्थापन अधिक होगा तो स्थिति ऊर्जा भी अधिक होगी, त्वरण भी अधिक होगी। लेकिन यह किस स्थिति में होता है, तो अंत बिंदु के स्थिति में होता है। तो सर इसका जो उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी होने वाला है, यानी कि अधिकतम विस्थापन की स्थिति में। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए सर अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न बोला है 8 नंबर कि उत्प्लावन बल का डैश द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। देखिए सर ये प्रश्न क्या बोला है ना कि जो उत्प्लावन जो बल होता है डैश यानी कि मतलब द्रव के डेंसिटी या आयतन पर निर्भर करता है। देखिए सर आप लोग देखे होंगे अपने जीवन में कि द्रव का जितना उसका एरिया यानी कि उसका डेंसिटी या उसका आयतन अधिक होता है, उस द्रव में उत्प्लावन बल उतना ही अधिक लगता है। यानी कि उत्प्लावन बल का जो परिमाण होता है वह द्रव के डेंसिटी और आयतन पर निर्भर करता है। यानी कि किसी भी लिक्विड का आयतन जितना ही अधिक होगा उसका उस द्रव का जो उत्प्लावन बल होगा वह अधिक होगा। यानी कि इसका जो उत्तर होने वाला है परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड जो होता है उत्प्लावन बल का द्रव के डेंसिटी और उसके वॉल्यूम पर डिपेंड करता है सर। ठीक है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 है। देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या बोल रहा है ना कि क्रायोजेनिक डैश को दर्शाता है। देखिए ये जो शब्द है ना, ये शब्द हमसे पूछ रहा है कि यह शब्द किसको दिखाता है, कम तापमान को, उच्च तापमान को, कम दबाव को, उच्च दबाव को। तो दोस्तों इसको आपको याद ही करना होगा कि जो क्रायोजेनिक होता है यह है कम तापमान को दर्शाता है। यह कम तापमान को सर दर्शाता है, इसको एकदम याद कर लेना है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, एकदम VBI प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
देखिए प्रश्न क्या बोला है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम समय अंतराल होना चाहिए। देखिए सर, ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न बहुत एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, एकदम अच्छा प्रश्न है कि प्रतिध्वनि को स्पष्ट रूप से सुनने के लिए मूल ध्वनि और परिवर्तित ध्वनि के बीच कितना का अंतर होता है। तो सर आपको इसको ध्यान रखना है कि 0.1 सेकेंड का अंतर होता है। तो सर इस प्रकार से इसका जो उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी होने वाला है। देखिए सर, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है ना कि प्रतिध्वनि उत्पन्न होने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम डिस्टेंस क्या होती है। सर ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 17 मीटर की न्यूनतम डिस्टेंस होना चाहिए, तब ही प्रतिध्वनि उत्पन्न होगी। अब सर ये तो आप तो जानते ही होंगे कि प्रतिध्वनि क्या होती है, कि देखिए जो ध्वनि होता है, ध्वनि का परिवर्तन से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे ही प्रतिध्वनि के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये तो बच्चा वाला पॉइंट है, इसको आप तो जानते ही होंगे, लेकिन ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच का 0.1 सेकेंड का डिफरेंट होता है, और उसके साथ श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम में 17 मीटर की डिस्टेंस होना चाहिए, तभी प्रतिध्वनि उत्पन्न की जा सकती है सर, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न नंबर 11 क्या बोल रहा है कि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश के चाल से किस प्रकार संबंधित होता है। अब देखिए सर ना, इसमें क्या है ना, ये चारों ऑप्शन में अपवर्तनांक का फॉर्मूला दे दिया गया है। अब देखिए सर, आपको अपवर्तनांक का फॉर्मूला याद होना, तो अब जान लीजिए अपवर्तनांक का जो फॉर्मूला होता है, अपवर्तनांक यानी कि माइक्रो बराबर जो होता है हवा में प्रकाश की चाल बटा में पदार्थ में प्रकाश की चाल होता है। तो इस प्रकार से सर जो इसका जो उत्तर होने वाला है ऑप्शन डी होने वाला है, यानी कि अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल और बटा में पदार्थ में प्रकाश की चाल होता है। तो यह अपवर्तनांक निकालने का फॉर्मूला होता है सर, ठीक है ना। अब देखिए अपवर्तनांक जो होता है सर, ये क्या बताता है। देखिए तो अपवर्तनांक के सहायता से ना हम लोग मालूम करते हैं कि कोई माध्यम कितना सघन है या कितना विरल है। अब देखिए सर, ये भी पूछ देता है ना कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक को बढ़ाया जाता है, तो बताएं कि उस माध्यम में सघनता होगा कि विरलता होगा। अब देखिए सर, आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है तो सर वह जो माध्यम होता है ना, वह माध्यम सघन होता है, ठीक है सर ना। इसके उल्टा यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक कम है तो वह जो माध्यम होता है वह विरल होता है सर। और देखिए सर, ये भी आपसे पूछ लेता है ना कि अपवर्तनांक का बीमा क्या होता है, अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है। तो देखिए आपको हमेशा जीवन में याद रखना है कि अपवर्तनांक जो होता है ना, यह एक प्रकार का मात्रकहीन और बीमाहीन सर राशि है। तो ये सारा पॉइंट आपको सर ध्यान रखना है अपवर्तनांक से, ठीक है ना। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए सर, अगला जो प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न बोला है सर कि न्यूट्रॉन को छोड़कर डैश सभी परमाणुओं में मौजूद होते हैं। देखिए सर, इसको आपको ध्यान रखना है कि जो परमाणु होता है सर ना, परमाणु में ना न्यूट्रॉन के अलावा, ठीक है ना, मतलब सभी परमाणुओं में जो हाइड्रोजन होते हैं वह मौजूद होता है सर। इसको एकदम आपको दिमाग में डालना है। अब देखिए सर, यहाँ पे इस प्रश्न जो उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी होने वाला है, हाइड्रोजन होने वाला है। देखिए सर, यहाँ पे जो बात हो रहा है हाइड्रोजन का, चलिए इसके बारे में आपको हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे सर मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए हाइड्रोजन के पहला एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है कि हाइड्रोजन का जो खोज किया था 1766 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश ने इसका खोज किया था। अब देखिए सर, अगला पॉइंट आपको मैं समझा रहा हूँ। देखिए हाइड्रोजन
का जो नाम दिया गया था वह नाम दिए थे लयवासीय। लयवासीय के द्वारा हाइड्रोजन का नाम रखा गया था 1833 ईस्वी में। लेकिन सर बात करूँ खोज का, तो खोज किया गया था हेनरी कैवेंडिश के द्वारा, लेकिन नामकरण लयवासीय के द्वारा। ठीक है सर, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए सर, आपको ये भी मैं बता दूं, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बम बनता है। तो हाइड्रोजन बम में क्या होता है सर, क्या होता है ना कि इसमें हीलियम और फिर हाइड्रोजन के नाभिक का संलयन होता है और उसके माध्यम से हाइड्रोजन बम सर बनाया जाता है सर। ठीक है ना। अब देखिए सर, हाइड्रोजन का ना 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है सर ना, यानी कि समस्थानिक क्या होता है, तो समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होता है लेकिन जो भार होता है वो अलग अलग होता है। देखिए सर, ये भी पूछता है हर एक एग्जाम में कि कौन सा एलिमेंट है जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होता है, तो सर वो आपका हाइड्रोजन ही होता है, क्योंकि सर हाइड्रोजन में एक इसका परमाणु संख्या 1 होता है और सर इसका जो द्रव्यमान संख्या वो भी 1 होता है। तो ये भी पॉइंट आपको सर ध्यान रखना है। ठीक है सर, मैं आता हूँ अगले प्रश्न पर। देखिए सर, अगला जो प्रश्न है 13 नंबर, परमाणु विघटन डैश की प्रक्रिया है। अब देखिए दोस्त, इसमें पूछ रहा है ना कि परमाणु विघटन यानी कि नाभिकीय जो विघटन है वह डैश की प्रक्रिया है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए परमाणु रूपांतरण, ऑप्शन बी दिया गया है एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड। तो देखिए सर, क्या होता है ना, नाभिकीय जो विघटन होता है ना, इसमें क्या होता है कि एक बड़ा जो नाभिक होता है, जो भारी जो नाभिक होता है सर, वह 2 छोटे छोटे नाभिक में विखंडित हो जाते हैं और उसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पन्न होता है सर। तो यही प्रक्रिया होती है। तो इसका जो उत्तर होने वाला है सर, ऑप्शन बी होने वाला है, एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड में बट जाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए सर, मैं आगे में आता हूँ अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए सर, क्या बोला है ना 14 नंबर की प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। देखिए सर, प्रबल अम्ल के संबंध में हमें बताना है कि कौन सा जो कथन है सर वह गलत है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है कि प्रबल अम्ल अन्य पदार्थ जैसे धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं। देखिए सर, ये पॉइंट तो एकदम सही है कि जो प्रबल जो अम्ल होते हैं जैसे आपका HCl हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, यह धातु के कार्बोनेट और धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बहुत तेज़ी से सर ये अभिक्रिया करते हैं। देखिए सर, अगला यहाँ पे दिया गया है बी नंबर कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल प्रबल एसिड है। बिल्कुल सर ये सही है, यानी कि ऑप्शन ए भी सही है और सर ऑप्शन बी भी सही है। अब देखिए सर, यहाँ पे सी दिया गया है कि अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें स्वाद नमकीन होता है। नहीं सर, ये तो गलत हो गया सर। अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें स्वाद नमकीन होता है। नहीं सर, ये नमकीन नहीं होता, एकदम सर खट्टा होता है, एकदम सर कड़वा होता है। तो इसका जो सर उत्तर होने वाला है यहाँ पे जो सर ऑप्शन जो गलत यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन सी दिया गया है। अब देखिए सर, ऑप्शन डी तो सही है, सभी खनिज अम्ल प्रबल अम्ल हैं। सर इसको आपको सर ध्यान रखना है, ये सर शॉर्ट में सर पूछा जाता है कि सभी खनिज डैश प्रबल अम्ल हैं। तो आपको हमेशा उत्तर मारना होता है कि सभी खनिज जो होता है ना अम्ल प्रबल अम्ल हैं। तो ये भी पॉइंट डी नंबर भी सर एकदम अच्छा यहाँ पर है। ठीक है ना। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या बोला है 15 नंबर, हाइड्रोजन में डैश होता है। अब देखिए सर, जो हाइड्रोजन जो समूह होता है यानी कि वर्ग नंबर 17, अब उसमें बोल रहा है ना कि इसमें जितना एलिमेंट होते हैं मतलब वह क्या क्या है। अब देखिए ऑप्शन ए दिया गया है 3 गैस और 3 ठोस, ऑप्शन सर बी दिया गया है 2 गैस और 3 ठोस, और ऑप्शन सी दिया गया है कि 2 गैस और 1 तरल और 2 ठोस। तो सर देखिए आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन समूह यानी कि वर्ग 17 के जो एलिमेंट होते हैं इनमें 2 गैस होते हैं और 1 तरल होता है और 2 ठोस होता है सर। तो इसका जो उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी होने वाला है सर। ठीक है ना।
आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए सर, अगला जो प्रश्न नंबर हमारा है 16 है। देखिए ये प्रश्न क्या बोला है कि लोहा या स्टील पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। देखिए सर, ये तो बच्चा वाला प्रश्न हो गया, ये तो हर एक आदमी जानता है कि लोहा या स्टील पर जस्ते की जो परत जो चढ़ाई जाती है उसे गैल्वेनीकरण के नाम से जानते हैं। तो इसका जो उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी होने वाला है सर, ठीक है ना। इसका जो उत्तर क्या होने वाला है, तो ऑप्शन सी होने वाला है। अब देखिए सर, आगे मैं आता हूँ। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर यहाँ पे 17। देखिए सर, क्या बोला है कि डैश एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देखिए सर, आपको पहले यहाँ पे जानना होगा ना कि हाइड्रोकार्बन में जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन ये क्या होते हैं। देखिए, हाइड्रो जो कार्बन होते हैं ना, यह दो प्रकार के होते हैं। पहला को कहा जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा को कहा जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए, वैसा हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर ना सिंगल बॉन्ड हो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं, और वैसा हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। तो देखिए सर, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो एग्जाम्पल होता है ना, एथेन होता है, ब्यूटेन होता है, मीथेन होता है, यानी कि जिसमें एन लगता है वह सारा में सिंगल बॉन्ड होता है सर। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है एथेन और ब्यूटेन दिया गया है और ये मीथेन दिया गया है सर, ये तो पूरा आपका ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। लेकिन सर देखिए, जो बेंजीन होता है सर ना, बेंजीन में सर ये डबल बॉन्ड लगा होता है। देखिए, इसका जो फार्मूला होता है C6H6 होता है सर। तो इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड होता है वह सर डबल बॉन्ड होता है। तो यह सर एक प्रकार का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर होने वाला है ऑप्शन सर सी होने वाला है, यानी कि बेंजीन होने वाला है। देखिए सर, ये भी एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था एक एग्जाम में कि बेंजीन का खोज किसने किया था। तो देखिए सर, आपको ध्यान रखना है ना कि बेंजीन का खोजकर्ता जो थे फैराडे थे। फैराडे ने 1825 ईस्वी में बेंजीन का खोज किए थे सर, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है सर ना। आगे मैं आता हूँ अगले प्रश्न पर। देखिए, अगला प्रश्न क्या बोला है सर, अगला प्रश्न बोला है 18 नंबर की धातु कर्म एक प्रक्रिया है। देखिए सर, धातु कर्म क्या होता है ना, ये भी एक बच्चा वाला प्रश्न, आपको ध्यान रखना है कि अयस्कों से धातु को निकालने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसे ही धातु कर्म के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट यहाँ पे उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी होने वाला, यानी कि अयस्क से धातुओं को निकालने की जो विधि होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसे ही धातु कर्म के नाम से जाना जाता है सर। सर देखिए, अगला प्रश्न जो है 19 नंबर प्रश्न बहुत अच्छा है, कथन वाला प्रश्न है। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है। कथन 2 दिया गया है और इसके हिसाब से हमें यहाँ पे उत्तर मारना है। देखिए, कथन ए दिया गया है कि 114 तत्वों में से 22 अधातु हैं और अन्य अयस्क हैं। देखिए सर, पहली बात, जो पीरियोडिक टेबल है ना, उसमें के सारे तत्व हैं वह अयस्क नहीं हैं, लेकिन इसमें बोला है कि अयस्क हैं। ये तो ऐसे ही गलत हो गया सर। 114 तत्वों में से अधातु हैं, धातु हैं, उपधातु हैं, मतलब यही सब है, लेकिन वो अयस्क नहीं है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन जो ये जो कथन है ये गलत हो गया। अब देखिए बी क्या बोला है कि प्रत्येक अयस्क एक खनिज है, परंतु प्रत्येक खनिज एक अयस्क नहीं है। देखिए सर, ये लाइन बहुत अच्छा एकदम सही बोला है कि जो प्रत्येक जो अयस्क होता है ना, वह एक प्रकार का खनिज होता है, लेकिन प्रत्येक खनिज एक अयस्क नहीं होता है सर। तो इसलिए ये दोनों कथन में से कथन जो बी है सर ना, वह सही है। तो इसका जो सर उत्तर होने वाला है ऑप्शन ए दिया है केवल कथन ए सही है, ऑप्शन बी दिया है केवल कथन बी सही है। तो सर इसका जो उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी होने वाला है, यानी कि केवल कथन बी सही है। देखिए, जब भी कथन वाला प्रश्न आए ना, तो आपको अच्छी प्रकार से हर एक कथन को आपको समझना है, तभी आपको उत्तर मारना होता है, ठीक है ना।
आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए सर अगला प्रश्न क्या बोला है 20 नंबर की ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशीय की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु डैश कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। देखिए सर आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा ना कि मांसपेशियों में जब ऊर्जा की उत्पादन होती हैं, यानी कि जब मैं दौड़ता हूँ तो ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो अब देखिए ऑक्सीजन का जब कमी होता है ना तो 6 जो कार्बन जो अणु होते हैं वह सर क्या होते हैं ना कि वह सर 3 कार्बन के अणु में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपको इसको सर याद रखना होगा, एकदम दिमाग में ऐड करना होगा कि जो 6 कार्बन होते हैं वह 3 कार्बन के अणु में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सर इस प्रकार से इसका जो उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी होने वाला है। देखिए इसी से एक लिंक्ड एक और प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि ऑक्सीजन की कमी से मांसपेशियों में कौन सी अम्ल बनती है। तो आपको ध्यान रखना है लैक्टिक अम्ल बनती हैं और इसी अम्ल के कारण मांसपेशियों में दर्द उत्पन्न हो जाता है। तो ये बच्चा वाला प्रश्न है, ये बहुत एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है ना। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या बोला है 21 नंबर है हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है। देखिए सर आपको ध्यान रखना है कि जो त्वचा होती है ना, त्वचा के नीचे की छोटी रक्त जो कोशिकाएं होती है ना, इसको सर कहा जाता है कोशिका। कोशिका के नाम से जानते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है सर, ठीक है ना। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए सर अगला प्रश्न क्या है 22 नंबर प्रश्न बोला है कि शल्य क्रिया यानी कि सर्जरी में ऑर्थोप्लास्टिक क्या है। देखिए सर जो सर्जरी होता है ना, सर्जरी में सर बहुत सारा कैटेगरी होता है। दांत की सर्जरी होता है, मतलब बहुत सारा, जैसे मतलब हार्ट का सर्जरी होता है, जैसे पैर का सर्जरी होता है, तो उसको सर भिन्न भिन्न नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो उसी में से सर हमसे पूछ रहा है ना कि ये ऑर्थोप्लास्टिक क्या है। तो देखिए सर क्या होता है ना, देखिए जो कूल्हे होते हैं, कूल्हे के जोड़ का जो सर्जरी होता है, यानी कि कूल्हे का जो सर्जरी होता है उसे सर ऑर्थोप्लास्टी के नाम से जानते हैं। तो सर बस आपको यही आपको याद रखना है कि ऑर्थोप्लास्टिक क्या है, तो वह कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, यानी कि कूल्हे के जोड़ का अदला बदली करना, उसी को कहते हैं सर, ठीक है ना। अब देखिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है प्रश्न नंबर 23। देखिए प्रश्न क्या बोला है मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स क्रोमोसोम उसके या उसकी डैश से प्राप्त होते हैं। अब देखिए सर मैं तो जानता हूँ बचपन से और आप भी लोग जान भी करते हैं कि मनुष्य जाति में जो पुरुष होते हैं ना, पुरुष को एक्स क्रोमोसोम भाई किससे प्राप्त होता है, बोलो 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 बोलो, तो वह माता से प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन इसका बी होगा, यानी कि माता से। जब मैं आपसे पूछ लूँ कि वाई क्रोमोसोम किससे प्राप्त होता है, तो वह भाई किससे प्राप्त होता है, तो वह प्राप्त होता है पिता से। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों ना। देखिए सर अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 है, अच्छा प्रश्न है। बोला गया है कि ओजोन अवक्षय पदार्थों के विसर्जन को घटाने से संबंधित विशेष नियंत्रण रणनीतियों के तहत की गई वैश्विक समझौते को डैश अपनाया गया। अब देखिए सर ये प्रश्न का जो लैंग्वेज है ना, बहुत टॉप लैंग्वेज यहाँ पे दिया गया है। देखिए इसका मैं आसान भाषा में आपको मैं समझाता हूँ। देखिए प्रश्न कह रहा है ना कि ओजोन के जो छाए हैं, ओजोन परत का जो छाए हैं, उसको छाए को घटाने के लिए पूरे वर्ल्ड में एक समझौता हुआ है। उस समझौता को किस प्रोटोकॉल के द्वारा अपनाया गया है। तो देखिए सर आपको डायरेक्ट याद करना है, और ये प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछता है कि ओजोन छाए से संबंधित कौन सा प्रोटोकॉल है, तो सर उसको कहा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर होने वाला है सर ऑप्शन बी होने वाला है मॉन्ट्रियल विज्ञप्ति
ठीक है ना, या इसको प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। देखिए सर, ये जो प्रोटोकॉल है ना, यह प्रोटोकॉल हुआ था कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में 1987 ईस्वी में सर ये हुआ था। ठीक है सर ना, आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए सर, इसी से लिंकेड एक और प्रोटोकॉल होता है क्योटो प्रोटोकॉल सर, क्योटो प्रोटोकॉल। तो सर ये जो प्रोटोकॉल है ना, यह प्रोटोकॉल सर संबंधित हैं ग्लोबल वार्मिंग से, यानी कि ग्रीन हाउस गैस से संबंधित हैं। सर ये जो प्रोटोकॉल हुआ था, ये हुआ था जापान के क्योटो शहर में 1997 ईस्वी में सर ये प्रोटोकॉल हुआ था। तो सर आपको ये ध्यान रखना है। देखिए सर, एक और सम्मेलन है, वह सम्मेलन भी सर इम्पोर्टेंट है। उस सम्मेलन को सर कहा जाता है रियो डी जेनेरो सम्मेलन। अब देखिए सर, ये सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो सर ये सम्मेलन हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में। देखिए सर, ये जो सम्मेलन है ना, ये सम्मेलन सर लिंकेड हैं, संबंधित हैं जलवायु परिवर्तन से। या सर इसी सम्मेलन को सर एक और नाम से जानते हैं पृथ्वी सम्मेलन। और ये सम्मेलन सर हुआ था 1992 में। सर आपको ध्यान रखना है, ठीक है सर ना। तो यही सर जो सम्मेलन है, ये सब ये आपका इम्पोर्टेंट है। देखिए सर, एक और सम्मेलन आपको मैं बता देता हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, रामसर सम्मेलन। रामसर सम्मेलन, देखिए सर ये जो सम्मेलन हुआ था 1971 में हुआ था, ईरान में हुआ था सर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है सर ना। आर्द्र भूमि को सर बचाने के लिए रामसर सम्मेलन सर हुआ था 1971 में, ईरान में हुआ था। ठीक है, ये सारा सम्मेलन सर आपको ध्यान रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए सर, अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर यहाँ पे 25। देखिए सर, प्रश्न क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा वातावरण से हटाती हैं? देखिए सर, ये तो सर बच्चा वाला प्रश्न है। ये तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती हैं और इसी के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से हटाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर होने वाला है ऑप्शन ए होने वाला है। तो मेरे दोस्त, इस प्रकार से हम लोग इस सेट के कंप्लीट 25 क्वेश्चंस यहाँ पे संपूर्ण विश्लेषण के साथ डिस्कस कर चुके हैं। और आपको किसी भी क्वेश्चंस में परेशानी हो तो आप हमसे टेलीग्राम पर या कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। और सर इसके अलावा यदि आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर भी कर देंगे। तो चलिए सर, फिर मिलते हैं सेट नंबर 13 में। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार मेरे दोस्त।